और 5 का पंच में खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बेहद अहम खबर के साथ। खबर पाकिस्तान से है, जहां अपराधी प्रशासन से बिल्कुल नहीं डरते, वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक टीवी न्यूज चैनल के सीनियर जर्नलिस्ट आकाश राम का कराची से कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। मंगलवार को आकाश राम का अपहरण उनके घर से किया गया। उसके बाद से ही आकाश कहां है, उनका कुछ अता पता नहीं। इस बीच अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसमें गाड़ियों में कुछ अनजान लोग नजर आ रहे हैं। आकाश के परिवार का रो रो कर बुला। इस बीच बोल न्यूज ब्यूरो के प्रमुख हैदर अली ने कराची से न्यूज 18 से फोन पर खास बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को असंवेदनशील करार दिया। बच्चों वापस कयो, मेहरबानी कयो। इतां जा जज कोर्टूं, इतां जा मुसलमान, मुंहिंजो बच्चो हिंदू आहे पर आहे हिते जेको आहे न पाकिस्तानी। मूंखे महिरबानी करे पंहिंजो आकाश वापसि कयो, तव्हांजी महिरबानी थींदी वॾी। मतलब आपको कोई टेलीफोन कॉल मौसूल रही या टीवी? कुछ भी नहीं बेटा, टीवी भी अविनाश ने, हम सो रहे थे, अभी नहीं उठाया था हमें। तुम्हारी ये बात हो गई, कल सुबह 8 बजे से हम लोग परेशान हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? ये चीज़ें चाहिए ना यार। कोई कसूर नहीं है मेरे बेटे का। सो रहे थे, मेरे छोटे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगाओ, मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको? वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, हम ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम इधर नहीं रहेंगे। मेहरबानी करो, मेरा बेटा मुझे वापस करो। कल से मेरा बेटा गुम है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में? कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम हिंदू सही, मेरा बेटा हिंदू है लेकिन है तो पाकिस्तानी। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है। फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। सर, आपके चैनल में आकाश राम जो कि सीनियर पोजीशन पे पोस्टेड थे बोल न्यूज में, उनकी अभी हाल ही में किडनैपिंग हुई है। ये किडनैपिंग किस दिन हुई है, किन हालात में किडनैपिंग हुई? देखिए जी, 4 दिन पहले मंगल के रोज, आज चौथा दिन है इस बात को, मंगल के रोज सुबह 6 बजे कुछ नामालूम अपराध आते हैं। आने के बाद उनकी बैल बजाते हैं, खानसामा दरवाजा खुलता है और उनको घर से घसीटते हुए वो ले जाते हैं, जिसके साथ बिल्डिंग के चौकीदार को भी और उनके कुछ खानसामे को भी और स्टाफ को, जो गनमैन वगैरह होते हैं, उनको भी ले जाते हैं। हमने इस चीज की पुलिस में एप्लीकेशन भी दी है, दरखास्त दी है, और दरखास्त देने के बाद पुलिस जो है इस वक्त अभी तक नाकाम देती है। हम डेली बेसिस पे पुलिस के साथ रास्ते में हैं, लेकिन पुलिस अभी तक नाकाम दिखाई देती है हमें। सर, ये जो आकाश हैं, ये आखिरी बार उनसे कब बात हुई थी? हमारी तकरीबन दिन में 2-3 दफा मुलाकात बात होती थी। आकाश एक अच्छे इंसान है और इंसानियत की मदद करने वाले हैं, बेहतरीन एक क्वालिफाइड पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले इंसान है वो। तो आखिरी हमारी बात जो है वो मतलब मंडे हुई है ऑफिस में। और जो ये किडनैपिंग हुई है, आपके कोई किसी के ऊपर शक है? कोई ऐसे लोग हैं कि कोई उनकी दुश्मनी रही हो जिसके बाद ये किडनैपिंग हुई है? देखिए, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पिछले साल जो रजीम चेंज हुआ है, जो पीडीएमए की हुकूमत बैठी है, अब ये हुकूमत डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इदारों से, जो कि इनकी हिस्ट्री भी रही है, इनका टकराव रहता है, क्योंकि आजकल इनका टकराव अदलिया के साथ है। जो पीडीएमए की हुकूमत है, इनका टकराव पाकिस्तान की अदलिया के साथ है। ये चाहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में दूसरे चैनल इनकी बताई हुई बातें बताएं हमारे यहाँ मतलब अवाम को, हम उस तरह नहीं बताना चाहते। हम जो सच है हम वो दिखाना चाहते हैं और हम सच ही दिखा रहे हैं। ये अदलिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हम वो इनकी बात को मतलब झूठी खबर को हम नहीं चला रहे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर है और हम ये प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, इस किडनैपिंग के बाद क्या पुलिस की तरफ से कोई एश्योरेंस आपको मिला है? पुलिस की तरफ से कल मैं खुद भी गया था। जो हमारे यहाँ एक एसएसपी होते हैं, फिर डीआईजी होते हैं, पुलिस अपना मौकफ देने को तैयार नहीं है। हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा
क्योंकि ये सिंध है, कराची है, यहाँ से इनको अगवा किया गया है मुबैना तौर पे। लेकिन सिंध हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा ना उनके घर वालों के पास इज़हार यकजहती के लिए गया है, ना किसी ने हमारे इदारे से इज़हार यकजहती की है। मतलब सब खामोश है, सब खामोश हैं ये पीडीएम की हुकूमत वाले। और इनका ये की है कि हम किसी तरीके से मतलब इनके प्रेशर में आए और इनकी कई हुई बातों को हम न्यूज़ में चलाएं, जो कि हम हक और सच के साथ हैं। जो सच होगा, हक होगा, हम वही बताएंगे, वही बोलेंगे। ये जितना भी जुल्म हमारे ऊपर कर ले, आकाश राम को आज इन्होंने अगर अगवा करवाया है, या इन्होंने पहले प्रेसिडेंट बोल नबील जकूरा को अगवा कराया है, या हम पे ये झूठे केसेस बनाएंगे या बना चुके हैं, हम इनको फेस करने के लिए तैयार हैं। सर, आपकी कोई अपील आप करना चाहेंगे, पाकिस्तान सरकार से अपील करना चाहेंगे? हम अपील करेंगे पाकिस्तान के उन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से जो पाकिस्तान में आला सतह पे है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, या हमारे इदारों के सरबराहान हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है, ये जो ओछे हथकंडे अपना रही है, जो अपने ही मुल्क के शहरियों पे जुल्म कर रही है, खुदारा इसे देखें और इसे समझें और हमें इंसाफ दिलाएं। कश्मीरी माइग्रेंट्स ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया और उन्हें मासिक आर्थिक सहायता की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें दी जाने वाली सहायता से महंगाई बढ़ने की वजह से उनके परिवारों का रोज का खर्च नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए वो ये मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी माइग्रेंट आज एक बार फिर सड़क पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का, जो कि यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है। अपनी जो उनकी डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए ये राजभवन के पास का इलाका है, जहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या चाहते हैं ये। जी, आपसे ये जानने चाहते हैं कि किस तरह की डिमांड है, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हमारा जो ये आज प्रोटेस्ट है, ये जो हमारा रिलीफ है, ये 108 रुपये ये दिन का देते हैं हमें एक बंदे का। हमारी डिमांड यही है, पिछले 7 साल से एक पैसा नहीं बढ़ा, इसलिए हमारी यही डिमांड है। इसमें कम से कम 300 रुपये दिन का मिलना चाहिए एक बंदे का। आपको याद होगा, हमारे से ज़्यादा पता है आपको, आज से 6 साल पहले जब राजनाथ सिंह जी यहाँ आए जम्मू, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला कि आपको हर 3 साल के बाद 30% बढ़ाएंगे। अब 7 साल हो गए, एक पैसा नहीं बढ़ा। अब हमारी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से, अमित शाह जी से और हमारे एलजी साहब जी से कि G20 से पहले हमें ये गिफ्ट मिलना चाहिए कश्मीरी पंडितों को। ये बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी है। जैसा कि एक बहुत बड़ा तबका है जो माइग्रेशन के बाद यहाँ आया और उन्हें नौकरियाँ नहीं मिली, तो क्या आपकी ये भी डिमांड है कि कुछ ऐसा फाइनेंशियल पैकेज उन लोगों को दिया जाए जो ओवरेज हो गए हैं, ताकि वो अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स लगा सकें और अपनी रोजी रोटी कमा सकें? सर, हमने 90 से जब पलायन हुआ था, आप तो पूरा वाकिफ़ है, अब मैं उतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, लेकिन जब पलायन हुआ था किन हालात में हमें वहाँ से खदेड़ दिया गया, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आपको परिप्रेक्ष्य में बात बताऊंगा। 90 में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, पेंशनर्स थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल गई थी। लेकिन जगमोहन जी, वो स्वर्गीय जगमोहन जी बड़े विचार वाला का आदमी थे, उन्होंने कहा जो छोटे मोटे ज़मींदार और दुकानदार हैं भाई, इनको राहत राशि रखेंगे, टाइमली इनको रिहेबिलिटेट वापस जाना है, चलो साल 2 साल के लिए। लेकिन करते करते आज 33 साल हो गए। इन 33 सालों में 5 लाख कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया है। 5 लाख कश्मीरी पंडितों में से टोटल 15-16 हज़ार कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जिसमें मुसलमान भी है, सरदार भी है। हमने सर सरकार को आज से 10 साल पहले से ये बात कर रहे हैं कि सर ये बीक का कटोरा, हमारी इज्जत पे भी हमें ठेस पहुंचती है कि हम बीक का कटोरा लेके आपके पास आते हैं, अनाउंसमेंट के लिए भी आते हैं, बच्चे उसमें ऐड करने के लिए भी आते हैं, मरने के लिए भी आते हैं। हमें सर जॉब वर्क दे दो। आज भी मैं और रिकॉर्ड ये बोलता हूँ, मैं 60 साल की उम्र में भी काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे रिलीफ कमिश्नरी में, गवर्नरी हाउस में झाड़ू मारने के लिए भेजे, मुझे 30,000 रुपये तनख्वाह दे दे, मैं रिलीफ को फेंक दूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं रिलीफ। मैं अपने बच्चे, हमने सरकार को रिलीफ कमिश्नर साहब को, मैंने डिविजनल कमिश्नर में जाके
कटोच साहब है, हमने उनको एक बात बोली थी, हमने कहा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब वर्क का काम बड़ा होता है, आप हमें सेल्फ सफिशिएंट बनाओ, आप हमें खुददारी से जीने की हक डाल दो। अगर हम 15,000 आदमी हैं, हम कंप्लीटली निर्भर हैं इस रिलीफ पे। हो सकता है इसमें भी 2% 4% बेचारे कुछ ऐसे होंगे जिनको परमात्मा की कृपा होगी, लेकिन 95% ऐसे हैं, उसका भगवान साक्षी है, इनके पास सारे आधार कार्ड हमारे हैं, इनके पास पैन कार्ड हमारे हैं, ये हमारी बैंक डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर हमारी जेन्युइन डिमांड है तो ये हमारा रिलीफ एनहांस करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। और 6 साल से नहीं हो रहा है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मोदी जी के खिलाफ ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, मोदी जी हमारे पिता तुल्य हैं, मोदी जी देश के नहीं, वो परमात्मा है हमारे लिए। लेकिन आप बताइए, हमारे पास कोई साधन नहीं रहा। वो दिल्ली वालों से बात करते हैं, वो एनजीओ जो अमेरिका में कश्मीरी पंडित हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ जिसको रिलीफ पे गुजारा है उसके साथ कोई बात नहीं करता है। इसीलिए हमारी विनती ये है, एक तो संवाद कीजिए, ये रिलीफ जब मिला तो किन कारणों से मिला, तो आज इसमें वृद्धि क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमें कन्विंस कर पाते हैं हम सारा रिलीफ छोड़ देंगे, अगर हम उनको कन्विंस कर सकते हैं तो रिलीफ दे दें हमें, जिसमें हमारा गुजारा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि माइग्रेंट्स का साफ ये कहना है कि उनका जो मंथली रिलीफ है उसको एनहांस किया जाए, और अगर जब तक वो मुमकिन नहीं है और लॉन्ग टर्म अगर कोई चीज़ उन्होंने कोई कदम उठाना है तो उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स दी जाएं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि वो अपनी फैमिली का गुजारा कर सके। कैमरामैन चांद के साथ मनोज को, न्यूज़ 18 जम्मू। इसी के साथ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला, दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर दिया। देखिए, जालिम बेटे के जरिए बेरहमी से अपने ही माँ बाप को कत्ल करने की ये तफ्तीश। खून का खून करने वाला जल्लाद बेटा, जालिम बेटा, मजलूम माँ बाप। खुरहमा इलाके में एक 8 साल बच्ची का कत्ल होता है और वहां पर सफ़े मातम और हर सू यही पुकार होती है कि कातिल को गिरफ्तार किया जाए। मासूम बेटी का कत्ल, बाप बना जल्लाद। एक जल्लाद बाप ने अपनी ही 8 साल की लखते जिगर को मौत की नींद सुला दिया। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और 5 का पंच में इस वक्त की एक और अहम खबर शिमला से है। ये खबर जहां कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया है। नगर निगम चुनाव को लेकर जल्द जारी की जाएगी अंतिम सूची, यानी जो आखिरी लिस्ट है वो जल्द कांग्रेस जारी करेगी। यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी ये चुनाव। तो एक बेहद अहम खबर शिमला से, जहां कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये साफ तौर पर कहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर जल्द ही अंतिम सूची यानी आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी और कांग्रेस एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी।
शिमला नगर निगम चुनाव जिसको लेकर लगातार सियासत भी उरूज पर है। इस दरमियान रोहित ठाकुर का ये बयान सामने आया। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार अपनी तमाम तर तैयारियों के साथ नजर आ रही है, रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। रोहित ठाकुर का भी बयान सामने आया है, डिटेल्स चाहेंगे? जी हाँ, देखिए, इन चुनावों को लेकर कांग्रेस थोड़ी सी पसोपेश में इसलिए है क्योंकि आवेदन करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। वार्ड 34 है और ऐसे में केवल अब तक 16 प्रत्याशियों की सूची ही जारी की गई है। 18 प्रत्याशियों की सूची अभी आना बाकी है। तो चयन को लेकर जो है काफी माथापच्ची चल रही है। जैसे कि 13 अप्रैल को नामांकन का पहला दिन था। हालांकि किसी भी दल या फिर किसी इंडिपेंडेंट ने कोई भी नामांकन अपना दर्ज नहीं करवाया है। अब 17 तारीख को नामांकन है, 17 और 18 को, और 21 को नामांकन वापसी का दिन है। तो ऐसे में ये कांग्रेस को लेकर काफी सारे कयास लगाए जा रहे थे। क्यों इस तरह की देरी जो है यहाँ पर की जा रही है, जो प्रत्याशियों का जो चयन करना है, क्यों उसमें देरी लग रही है। जो कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर का बयान है, जिन पर चुनाव प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है, उस समिति का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, तो वो चुनाव प्रबंधन करेंगे। आज उन्होंने इसको लेकर जवाब दिया है कि जल्द ही, शायद 1 या 2 दिन के भीतर, ये माना जा रहा है कि शायद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के विपक्षी दल भाजपा की बात करें तो उनके भी अभी 3 नाम आना भी बाकी है। 31 प्रत्याशियों की सूची जारी होगी है। 3 चरणों में ये सूची अब तक जारी हुई है। अब चौथी लिस्ट भाजपा की आनी है, जिसमें 3 वार्ड बचते हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि कब तक ये सूची जारी होगी। हालांकि माकपा भी अपनी किस्मत आजमा रही है। माकपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे, करीब आधा दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब देखना होगा कि 17 से पहले कौन जो है किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है। कांग्रेस की जहां तक बात करें, कांग्रेस में देखिए गुटबाजी की बात समय समय पर सामने आती है और यहां पर कांग्रेस की सरकार है सूबे में, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ने के इच्छुक बहुत ज्यादा है और आवेदन भी 100 से ज्यादा है 34 वार्ड के लिए। तो 16 सीटों पर तो प्रत्याशी तय हो गए हैं उनके नाम, लेकिन 18 अभी बचते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से अब इनका चयन होता है। प्रतिभा सिंह से जब हमारी बात हुई थी, जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष है, उन्होंने ये कहा है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उसके नाम पर ही मोहर लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो आवेदन जिस तरह से आए हैं उनकी छंटनी अब की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होगी जिसको चेयर हर्षवर्धन चौहान, जो कैबिनेट मंत्री है, उद्योग मंत्री हैं, वो उसको चेयर करेंगे। उसके बाद शायद थोड़ा इंतजार करना होगा 1-2 दिन का। जी बिल्कुल रणवीर, बहुत ही तफसील से आपने तमाम तर चीजें यहाँ पर बताई हैं। रणवीर, आपसे हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, बेहद अहम इन नगर निगम चुनाव को माना जा रहा है। एक एक नाम को लेकर बहुत ही गौर फिक्र की जा रही है और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपसी जो गुटबाजी है, किसी भी पार्टी की हम बात करें, उसका असर इन चुनाव पर ना पड़े, ये भी जो टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। लगातार आप और हमारे कई साथी जब भी वहां पर लीडरों से बात कर रहे हैं, सबका यही कहना है कि चुनाव को लेकर जो अंतिम सूची है या जो भी नाम है उन पर बहुत गौर फिक्र किया जा रहा है। उसके बाद ये सामने आ रही बहुत सारी चीजें अंदर खाने में भी दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, देखिए, अंदर खाते जो है काफी द्वंद्व है सभी दलों की। अगर हम बात करें, एक सीट के लिए 2-2, 3-3 से ज्यादा, कई जगह तो 5-5 नाम भी है। तो ऐसे में जो पार्टी नेता है उनके सामने भी बड़ी चुनौती है। देखिए, भाजपा की बात करें, भाजपा चुनाव हारी है तो वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से कोई ऐसा संदेश फिर से जाए। हालांकि वोट बैंक का जिक्र किया जाता है, वोट शेयर का जिक्र किया जाता है कि बहुत कम है, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती ये है क्योंकि अभी सरकार बने हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। तो ऐसे में साख का सवाल है और शिमला जिला वैसे भी जो है कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस को जनता ने अपना समर्थन दिया है। विधायकों की बात करें, 8 में से 7 विधायक कांग्रेस के हैं। शिमला शहर में विधायक जो है कांग्रेस का है। जो 12 वार्ड कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत आते हैं, नगर निगम शिमला में जो आते हैं, वहां से कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह है। और जो 4 वार्ड आते हैं
जो शिमला ग्रामीण से आते हैं, वहां से विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी कोर कसर यहाँ पर कोई भी दल छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि 2024 से पहले एकमात्र ये चुनाव है। हालांकि कोई ज्यादा फर्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, लोकल मुद्दे इस पर हावी रहते हैं और पार्टी का भी ज्यादा इसमें ये नहीं रहता कि किस दल का कितना इन्फ्लुएंस है, क्योंकि लोकल जो प्रत्याशी खड़ा होता है अपने वोट के लिए, पार्षद के लिए, जब लोग चुनाव में जाते हैं, मतदान करते हैं, तो वो व्यक्तिगत कनेक्ट चुनावों में देखा जाता है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक मैसेज की जहां तक बात है, एक संदेश जरूर जाता है, जिससे जो सत्ताधारी दल है उसको भी फर्क पड़ता है और भाजपा जो है एक मनोवैज्ञानिक तरीके से लाभ लेने की कोशिश यहाँ पर करेगी। अंदर खाते बहुत सारी चीजें हैं, लड़ाई है, द्वंद्व है सभी दलों में, लेकिन किस तरह से पार पाना है ये देखना होगा और सूची का इंतजार करना होगा। और दोनों दलों में हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी बदले भी हैं कई। अब देखना होगा कि अब 17 और 18 तारीख को नामांकन है, क्या कोई अगर ये प्रत्याशियों के नाम तय हो जाते हैं या कोई विरोध की चिंगारी उठती है या नहीं, कोई इंडिपेंडेंट जो है मैदान में उतरेगा नहीं, वो मुश्किल कितनी बढ़ाएगा। तो अभी बहुत कुछ यहाँ पर इन नगर निगम चुनावों में देखने को मिलने वाला है। जो सियासी उठापटक है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। बिल्कुल रणवीर, और इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, सूची का भी लगातार इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अब आज की सबसे अहम खबर, हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आज पूरे प्रदेश में हिमाचल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहाँ के काजा में आयोजित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में सीएम सुक्खू शामिल हुए। समुद्र तल से करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित काजा में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का ये आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सीएम के तौर पर मुख्य अतिथि। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% डीए की किस्त जारी करने का ऐलान किया। वहीं स्पीति वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगातें भी यहां पर दी गईं। यहां उन्होंने अपने संबोधन में एक बार फिर प्रदेश को अगले 10 वर्षों में देश में सबसे अमीर, सबसे समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के बाद असाधारण और उत्कृष्ट यानी बेहतरीन काम करने वाले कर्नल राणा और रानी को हिमाचल गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया। यहां सीएम ने पद्मश्री नेकराम शर्मा, प्रेम सिंह चौहान, नीमचंद ठाकुर, लाकेश चंदेल, कैप्टन एजे सिंह को प्रेरणा सूत्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया। सन 1948 को आज के दिन यह सुंदर पहाड़ी प्रदेश की इस बड़ी छोटी रियासतों के विलय के साथ अस्तित्व में आया। भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, लेकिन पहाड़ के लोगों ने पहाड़ जैसी चुनौतियों का, पहाड़ जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ साथ चुनौतियों का सामना किया और विकास की राह पर प्रत्येक हिमाचल वासी ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर है जब काजा में हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय समारोह मनाया जा रहा है। आज आप सभी के बीच उपस्थित होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय काजा की ये खूबसूरत धरा हम सभी को का भाई भलाई स्वागत कर रही है। मैं इस पावन अवसर पर हिमाचल निर्माता तथा प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात नायकों के प्रति भी प्रदेशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। मैं प्रदेश के उन सभी वीर सैनिकों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने। तो 5 का पंच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।